अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। बीते 3 दिन से दोनों तरफ से हमले जारी हैं। अमेरिका ने ईरान के तमाम बेसेस और ठिकानों को निशाना बनाया है, तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर अमेरिकी बेसेस हैं। 62 दिन के सीजफायर के बाद शुरू हुई इस जंग का असर दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका है कि उसे दुनिया में आर्थिक मंदी में भी मजा आने लगा है। इस आर्थिक मंदी को ट्रंप बेहद पसंद कर रहे हैं। क्यों, यह आपको बताएंगे। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है। अमेरिका ने 3 दिन में 3 जहाजों को टारगेट किया है और इन जहाजों पर भारतीय भी सवार थे। इस जंग को जहां अमेरिका की ओर से सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक बताया जा रहा है, तो ईरान ने इसे अमेरिका की धौंस बताया। चेतावनी दी कि वो इलाका खाली कर दे, यानी कि अमेरिका इलाका खाली कर दे, ये ईरान कह रहा है। आपको जंग से जुड़ा हर अपडेट बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं। ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हमले की खबर है। एमटी जलवीर पर ओमान तट के पास हमला किया गया। ऑयल शिप पर 20 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक तीसरे जहाज पर हॉर्मुज के पास हमला किया गया है। एमटी जलवीर, जिस पर तैनात सभी नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमले की वजह से जहाज के चिमनी और इंजन रूम में आग लगने की खबर है। हॉर्मुज में 3 जहाज अब तक टारगेट किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें कई भारतीय हैं और भारत के लिए अपने लोगों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसे में भारत सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है, लेकिन आप देखें कि हालात क्या बने हुए हैं। एक तरफ ईरान हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका जवाब दे रहा है और अमेरिका खुलकर कह रहा है कि हम तो डील चाहते थे, लेकिन यहां सेल्फ डिफेंस के लिए ये हमले करने पड़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये फुल फ्लैश वॉर देखने को मिलेगी? क्या दोनों तरफ से हमले और तेज होंगे आने वाले समय में? एमटी जलवीर पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ओमान में भारतीय दूतावास का बयान सामने आया है। शिनास पोर्ट के पास जो घटना घटी उस पर हमारी नजर है। ये ओमान में भारतीय दूतावास कह रहा है। ओमान में भारतीय दूतावास ने पोस्ट में बताया कि शिनास बंदरगाह के पास जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला, स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हैं और आगे की जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। ये इंडिया इन ओमान, एम्बेसी ऑफ इंडिया मस्कट, उसकी ओर से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में कहा गया कि हम बहुत करीब से देख रहे हैं क्या हो सकता है, क्योंकि कई भारतीय इन जहाजों पर सवार थे और उसको लेकर चिंताएं देश के अंदर हैं। अब आपको बताएं कि इससे पहले एक और जहाज पर अमेरिकी सेना ने हमला किया था। इसमें कई भारतीय सवार थे। इससे जुड़ी खबर क्या मैं आपको बताता हूं। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने बयान दिया है। एमटी सेटेबेलो हमले पर सोनोवाल ने बयान दिया। लापता 3 भारतीयों में से 2 के शव मिल चुके हैं। बचाए गए क्रू को वापस लाने के निर्देश दिए गए। शवों को भी जल्द लाया जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल ने यह कहा। वो कह रहे हैं सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमटी जलवीर पर हमला हुआ, हालांकि उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एक और उससे पहले हमला किया गया था एमटी सेटेबेलो पर। इस पर भी भारतीय थे और 2 भारतीयों की दुखद खबर इस पर जो हमला हुआ उससे सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का शिकार भारतीय नाविक हो रहे हैं। इस बीच ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की। अभी यह पता नहीं चल पाया कि ताजा हमले को अंजाम किसने दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 2 जहाजों पर हमले की बात को कबूल किया था। 8 जून से लेकर 11 जून यानी कि आज तक अभी तक 3 जहाजों पर हमले किए जा चुके हैं और तीनों जहाजों पर भारतीय नाविक सवार थे। और ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है भारत सरकार के लिए, और इसीलिए जो ओमान की एम्बेसी है वो कह रही है कि यहां पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। 11 जून को एमटी जलवीर पर हमला हुआ, सेटेबेलो पर 10 जून को, फिर 8 जून को भी हमला हुआ था और ये मेरीवैक्स पर हमला किया गया था और तीनों पर ही भारतीय नाविक जो हैं वो सवार हैं। बहुत जल्दी से अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिन 3 जहाजों को अब तक टारगेट किया गया वो कौन कौन से हैं और उस पर क्या अपडेट अब तक सामने आया है। पहला जहाज जलवीर, जिस पर 11 जून 2026 को हमला किया गया, यानी कि आज के दिन। जलवीर जहाज पर ओमान के शिनास पोर्ट के पास हमला हुआ है। घटना पर ओमान के भारतीय दूतावास की नजर है, मतलब हालात को पूरी तरह से वहां का दूतावास मॉनिटर कर रहा है। हमले के वक्त जहाज पर 20 भारतीय मौजूद थे, ये खबर सामने आई है।
और अभी सबकी सुरक्षा को लेकर दुआएं की जा रही हैं। हालांकि खबर यह भी है कि सभी सुरक्षित है। फिर दूसरा जहाज जिस पर हमला किया गया वो है सेंटाबेलो। 10 जून 2026 को इस जहाज पर हमला किया गया था। अमेरिका की सेना ने ऑयल शिप पर निशाना साधा था। अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन का आरोप इसी सेंटाबेलो जहाज पर लग रहा था। 21 नाविकों को बचा लिया गया। 3 भारतीय नाविकों की मौत का दावा किया जा रहा है सेंटाबेलो के जरिए, जबकि मंत्रालय के मुताबिक 2 की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है और 1 लापता बताया जा रहा है। मैरीवेक्स 8 जून 2026 को इस शिप पर हमला किया गया था। अमेरिकी सेना ने इंजन रूम पर हमला किया था। प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी बंदरगाह जाने का आरोप इस मैरीवेक्स जहाज पर है और अमेरिकी सेना कह रही है कि चूंकि इन्होंने नियमों को तोड़ा तो इसीलिए इन पर हमला कर दिया गया। जहाज में सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए। मतलब कि अब तक 3 जो हमले हुए उसमें से 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 1 जो है यहां से बताया जा रहा है कि वो लापता है। इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और बाकी जो लोग यहां पर इन जहाज़ों में फंसे हुए हैं उनको लेकर भी आगे कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के रूप में और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले के सिन्हा सर आपसे समझता हूं ये सारी परिस्थितियां जिसमें कि अमेरिका कह रहा है हम सेल्फ डिफेंस में हमले कर रहे हैं, ईरान कह रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भारतीय इस वक्त प्रभावित हुए हैं। 3 जहाजों में कई सारे भारतीय हैं और 2 की मौत की खबर आ रही है। भारत को कैसे देखना चाहिए इन खबरों को, क्योंकि हर एक भारतीय की सुरक्षा, उनकी जान हमारे लिए इक्वल कंसर्न है। जय हिंद। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिसेंट डेवलपमेंट है और आई थिंक उन्होंने इनडायरेक्टली भारत को ही टारगेट किया है। यदि आप देखेंगे और जो आपने बताया जो 3 हादसे हुए हैं वो जो नेवल ब्लॉकेट इन्होंने लगाई है यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका में और ऑफ गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में, स्टेट ऑफ हार्मोज में नहीं है। जो पहली जहाज थी एमटी मैरविक, वो जून 8 तारीख को जिसमें जो क्रू मेंबर्स थे इंडियंस थे और वो कहते हैं कि ये सारे शैडो फ्लीट के हिस्से हैं जिसके ऊपर वो उन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ था। और पहले तो आया था कि ये मडगास्कर का फ्लैग था इस पे, मगर सेंट्रल कमांड ने किया है कि ये पलाऊ का है, इंडियन फ्लैगशिप नहीं है, इंडियन की फ्लैग इसमें नहीं है। इंडिया के 28 इंडियन फ्लैगशिप वेसल्स जो हैं वो स्टेट ऑफ हार्मोज में 778 जो इंडियन सी फेयर हैं वो तो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। मगर ये जो हैं ये पलाऊ, वो कह रहे हैं सेंट्रल कमांड के पलाऊ की फ्लैग है। और देखिए मैरिटाइम डोमेन में, मैरिटाइम में जब हम बात करते हैं, हाई सीज की बात करते हैं, जो देश का फ्लैग लेकर के ये शिप चलते हैं वो वहां रजिस्टर्ड होती है। तो पहला वो था जिसमें 24 इंडियंस जो सेफ हो गए थे, बच गए थे। और उसको जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो अब्राहम लिंकन, वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट 18 सुपर हॉर्नेट ने मिसाइल दागी थी और उनके इंजन रूम को टारगेट किया था। और वो कोई सेल्फ डिफेंस की तो बात ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वायलेशन कर रहे हैं रॉकेट का। इंडियन शिप्स या इंडियन जो क्रूज मेंबर हैं, क्योंकि एक खाली शिप है उसके अंदर में टैंकर्स हैं मगर उसके अंदर तेल नहीं है और उनका ये कहना है कि दे आर गोइंग इनसाइड के स्टेट ऑफ हार्मोज और वहां ब्लॉकेट लगा रखा है, इसलिए उनको छोड़ा है। दूसरा आपने जो बताया जो एमटी सेंटाबेलो है वो जून 9 हुई, जिसमें बड़ा चिंता का विषय ये है कि 3 जो मिसिंग थे, 2 की डेड बॉडी मिल गई है क्योंकि ओमान की जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको वहां पर सर्च करके 21 को तो बचा लिया है उन्होंने और 1 अभी मिसिंग है, मतलब ही इज प्रेज्यूम्ड टू बी डेड। और सबसे अभी जो बड़ी आई है वो है एमटी जलवीर का। जलवीर का जो शिपिंग का फ्लैग है उसके अंदर में मेरे ख्याल से भारत का वो भी नहीं है और ये उसकी ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे सैंक्शन शिप्स हैं, ये शैडो फ्लीट के हिस्से हैं और ये तेल लेने जा रहे थे, इसलिए तो सेल्फ डिफेंस की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात क्या नहीं। ये अमेरिका ने प्रोवोक करने की कोशिश की है? मैं एक लाइन में अगर आपसे समझूं तो टोटल यदि, और देखिए क्योंकि पहला जो इंसिडेंट हुआ था मैरेविक, उसके बाद वहां पर जो एमईए ने समन किया था यूएस के जो चार्ज एस अफेयर्स होते हैं उनको बुलाया था और डिमार्च दिया था, उनको ये किया था कि हम, उसके बाद भी
ये जो दो घटनाएं हुई हैं सेटावेलो की और जलबीर की, उनके ये कहने के बाद भी, उसके बाद भी सेकंड टाइम उनको बुलाया गया है। मगर ये तो डिप्लोमेटिक तरीके से आप इसको अपने रजिस्टर करते हैं कि हमने नहीं माना। सर मैं फिर आ रहा हूं आपके पास और इन चिंताओं पर बातचीत होगी, लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, कोई देश जिसके नागरिक पर इस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं या उनके ऊपर इस तरह से संकट जानबूझकर थोपा गया हो, किसी देश का अपना स्टैंड क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, भारत ने अमेरिकी दूतावास को इसके लिए तलब किया है। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करता हूं और भारत सरकार ने भी इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया दी है। चार्ज अफेयर को तलब किया गया विदेश मंत्रालय में, क्योंकि राजदूत वहां मौजूद नहीं थे नई दिल्ली में, तो ऐसे में जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल को बुलाया गया और उनको अपनी नाराजगी भारत सरकार ने व्यक्त की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके की जो कार्रवाई है, यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को अपना क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और भारत के साथ कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर इत्यादि के जैसे संबंधों की अगर वो दावे करता है, तो भारत के नागरिकों के जो हित हैं, जो उनके जान माल हैं, सभी को उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा। और ये अपेक्षित है कि अमेरिका भारत के साथ यथोचित व्यवहार करके दिखाए, नहीं तो ये जो घटनाक्रम है, ये भारत और अमेरिका के जो संबंधों में जो पहले से ही कुछ तनाव के विषय चल रहे हैं, उसमें एक और नया विषय बनेगा, एक इशू बनेगा। और जाहिर है कि ऑलरेडी मैं ऐसा मानता हूं अनुराग जी कि भारत की सरकार को इस पूरी घटनाक्रम के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ भी अपने कंसर्न को रखना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं रिपीट ना हो। जिस तरीके की 3 घटनाएं एक के बाद एक सामने आई हैं, ये भारत को अस्वीकार्य है। भारत के नागरिक यदि वहां पर उस शिप में है, भले से शिप कोई किसी कंट्री का फ्लैग्ड हो, लेकिन यदि अमेरिका को इस बात का जाहिर है कि उनको इंटेलिजेंस है कि होगी कि वो उसमें शिप में कौन लोग हैं, क्रू मेंबर्स कहाँ के हैं, तो ऐसे में यदि भारत को अपना आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं और एक दो डेमोक्रेसीज के बीच के संबंधों और शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट इत्यादि की जो बड़ी बातें करते हैं, उसको आपको अमली जामा पहना करके भी दिखाना होगा और भारत के नागरिकों का सम्मान करना होगा। इस पूरे संकट का समाधान कूटनीतिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। संजीव सर, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, के सिन्हा सर आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पश्चिम एशिया में सीजफायर के 62 दिन होने के बाद एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमलों का दौर शुरू हो चुका है। 8 अप्रैल 2026 से 9 जून 2026 तक ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू रहा, लेकिन 9 जून को ईरान पर अमेरिकी हमलों ने सीजफायर को तोड़ दिया। ऐसे में जंग से जुड़े 5 अपडेट क्या है, इन 5 तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। यह आपके सामने 5 तस्वीरें। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। अमेरिका के 18 ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिका की ओर से 2 रात से लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि कल भी हमले किए थे, आज भी करेंगे, आने वाले वक्त में भी करेंगे। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने दूसरे जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसी अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अब 3 भारतीय नाविकों वाले तेल टैंकर पर हमला कर दिया और अब इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 3 दिन में 3 जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। भारत ने जहाजों पर हो रहे हमले को लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सेटबेलो पर हमले के बाद अमेरिकी राजदूत को तलब किया है और डिप्लोमेटिकली जो भारत दबाव बना सकता है वो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पूछा जा रहा है कि भाई आपने हमारे नागरिकों को निशाना क्यों बनाया, क्या जानबूझकर बनाया, ये भी एक सवाल है। इधर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने पलटवार जारी रखा। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएस बेस को निशाना बनाया गया। F-35, F-15, F-16 जेट्स जहां जहां खड़े थे उन बेसेस को टारगेट किया गया। एयरक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान हुआ है। आज सुबह ईरानी सेना ने अमेरिकी बेस पर हमला किया था और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स नष्ट हुए हैं। आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। अगली बड़ी खबर भी जंग से जुड़ी हुई है और खबर यह है कि ईरान पर अमेरिका के लगातार दूसरे दिन हमले जारी हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बड़ा ऐलान किया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर चेतावनी दी गई है। ईरान के ऐलान के बाद 2% तेल महंगा हो चुका है। क्रूड ऑयल की कीमतों में $2 बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 2.5% बढ़कर
$2.40 प्रति बैरल बिक रहा है। अमेरिकी क्रूड 2.9% बढ़कर $92.63 प्रति बैरल बिक रहा है। मतलब बढ़ती आर्थिक मंदी को लेकर जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद है। मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे ज्यादा असर क्रूड ऑयल पर है और उसके दाम जब बढ़ रहे हैं तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिकल डिप्रेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। कई सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को मान रहे हैं, लेकिन के सिन्हा सर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे पसंद है ये, तो भाई आपको पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा विश्व जो है वो आर्थिक मंदी का शिकार होगा। देखिए अनुराग, these are called saddest, एक अप्रोच होता है, एटीट्यूड होता है, उसका हिस्सा है। देखिए पूरी दुनिया तंगी से मार है, जूझ रही है और 8 बिलियन लोग रहते हैं पूरे विश्व के अंदर में और ज्यादातर लोग उसमें हैं। कुछ चंद एक लोगों को यदि सैटिस्ट ये उनको लव करने का ये मौका मिलता है कि ही इज लाइकिंग द सिचुएशन। देखिए उनका ये कहना है, एक आकलन आया है कि ऑयल तकरीबन यदि आप $10 का देखिए जो इंक्रीज है ओवरऑल, $2 और बढ़ा है, $2-2.5, तो 12 से 15 बिलियन डॉलर का इनका आकलन है कि इनको मुनाफे हुए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हर एक कंट्रीज का नीचे जा रहा है। उनका डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि अभी पेट्रो डॉलर एक बात थी कि डॉलराइजेशन होगा, तो वो इसलिए लव कर रहे हैं कि उनका तो कुछ कैरियर वहां ले आए। अमेरिका का कुछ जान ही रहा है और सारा नुकसान तो पूरी दुनिया उठा रही है। मैं श्रीवास्तव सर इस पर आपसे बातचीत करता हूं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति, मतलब किसी देश का राष्ट्रपति इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कहे कि भाई मुझे पसंद है ये, तो दूसरा उसकी मार क्यों झेले? क्या हो सकता है? पूरी दुनिया कैसे डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर कर सकती है इस चीज पे सर? देखिए अनुराग जी, डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी तरीके के अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं और वो कई बार जो है स्टेप बॉर्न अप्रोच, उनका इतना जो जिद्दीपन वाला जो अप्रोच होता है, इतना होता है कि वो अपनी जो कहीं उनकी अगर कमियां हैं तो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए वो अनेक बेसलेस बातें भी कर डालते हैं। और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन उनके लिए अच्छा है और ये स्थिति उनके लिए अच्छी है, इत्यादि इत्यादि। तो ये उनके द्वारा अपनी जो वर्तमान समय की उनकी जो चुनौतियां हैं, जो विफलताएं हैं, उसके ऊपर पर्दा डालने के ही प्रयास के तौर पर ही मैं इसे देखता हूं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया सफर कर रही है। बिल्कुल सर, और आने वाले समय में अगर जंग लंबी खिंची तो और ज्यादा सफर पूरी दुनिया करती रहेगी। बहुत शुक्रिया के सिन्हा सर और श्रीवास्तव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इन हालातों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए।